औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 22 हम लोग कर रहे थे, द शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के लिहाज से ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। वहाँ पे हमने फिलिप्स कर्व को डिस्कस किया, दोनों शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। वो डिस्कस किया कि हिस्टोरिकली किस तरह से उसको रिजेक्ट किया गया है, कौन से पॉइंट्स थे, क्या ऑब्जर्वेशन आई थी उसमें। ठीक है, अभी हम आगे उसी टॉपिक को लेके चलते हैं। शिफ्ट्स इन द फिलिप्स कर्व, द रोल ऑफ सप्लाई शॉक, कि फ़िलिप्स कर्व में और किन वजूहात के बिना पे चेंजिंग आ सकती हैं। ठीक है, द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व आल्सो शिफ्ट बिकॉज ऑफ शॉक्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इससे पहले तक हमने देखा तो हमने कहा शिफ्ट जो फिलिप्स कर्व जो है ये मूव कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन दोनों में से किसी एक के चेंज होने की वजह से। ठीक है, हमने देखा था इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है अगर इन्फ्लेशन कम हो जाती है। इन्वर्स रिलेशनशिप एक चल रहा था, लेकिन फिर हिस्टोरिकल पॉइंट्स में आए कुछ के 1970 के बाद ये भी थोड़ा सा गलत साबित हुआ, क्योंकि दोनों चीज़ें बाद काफ़ी जगहों पे देखा गया कि दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सप्लाई कर्व में उन दोनों चीज़ों के अलावा भी कुछ वजूहात की बिना पे जो है शिफ्टिंग होती है। वो क्या चीज़ है? द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व आल्सो शिफ्ट बिकॉज ऑफ शॉक्स टू एग्रीगेट सप्लाई। कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई चेंज होने की वजह से, और वो एग्रीगेट सप्लाई क्यों चेंज होती है? वो जो सप्लाई शॉक्स की वजह से। मेजर एडवर्स चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई कैन वर्सन द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। एन एडवर्स सप्लाई शॉक गिव्स पॉलिसी मेकर्स अ लेस फेवरेबल ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं ये सप्लाई शॉक की वजह से क्या होता है, डिमांड में चेंजिंग आ जाती है, डिमांड में एग्रीगेट सप्लाई में चेंजिंग आ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये शिफ्ट जो है करना शुरू कर देती है कर्व। अब सप्लाई शॉक बेसिकली है क्या? कहते सप्लाई शॉक इज़ एन इवेंट दैट डायरेक्टली अल्टर्स द फर्म्स कॉस्ट एंड एज अ रिजल्ट द प्राइसेस दे चार्ज। कहते सप्लाई शॉक एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से फर्म की कॉस्ट के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है, प्राइसेस के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। मतलब कि या तो डिमांड सप्लाई एकदम से गिर जाती है, ज़्यादा हो जाए, कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जब कॉस्ट ज़्यादा होती है या कम होती है, उसकी वजह से प्राइसेस भी चेंज हो जाती हैं। इनकी वजह से क्या होता है, सप्लाई कर्व के ऊपर जाके डिफरेंस बनना शुरू हो जाता है। दिस शिफ्ट द इकोनॉमीज एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड एज अ रिजल्ट द सप्लाई कर्व। कि इनडायरेक्टली हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से एंड पे जाके हमारी फिलिप कर्व ही चेंज हो जाती है। एन एडवर्स शॉक टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। इस डायग्राम में ए में हम देख रहे हैं कि प्राइस लेवल एक तरफ शो हो रहा है, दूसरी तरफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट शो हो रही है। सपोज किया जा रहा है जब प्राइस लेवल P1 था तो आउटपुट क्वांटिटी जो है वो Y1 थी, और सप्लाई कर्व हमारे पास बन रही थी एग्रीगेट सप्लाई AS1। अब जब प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ, P1 से P2 पे मूव हुआ, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या हुई, वो रिड्यूस कर गई, Y1 से Y2 यहाँ पे आई। अब जब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कम हुई है इस सप्लाई की वजह से, शॉक की वजह से, तो रिज़ल्ट क्या निकला, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी चेंज होगी, वो AS1 से ले मूव करके AS2 पे चलेगी। एन एडवर्स शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, जब ये मूव हुई तो फिर फिलिप्स कर्व के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? फिलिप्स कर्व में इन्फ्लेशन रेट जब एक तरफ है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फिलिप्स कर्व PC1 जो पुरानी हमारे पास शो हो रही है, उसके बाद क्या हुआ, ये मूव करके PC2 पे जब गई, गिव्स पॉलिसी मेकर्स अ लेस फेवरेबल ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इसमें काफ़ी बड़ा जो है वो शिफ्ट नज़र आया, जिसकी वजह से कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये और इन्फ्लेशन में चेंज आ गई। क्यों चेंज हुआ था? सिर्फ और सिर्फ सप्लाई शॉक की वजह से। ठीक है, अच्छा, इस शिफ्ट की वजह से क्या हुआ था, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। शिफ्ट इन द फिलिप कर्व, द रोल ऑफ सप्लाई शॉक्स, कि ये जो सप्लाई शॉक की वजह से तब्दीली आई थी, इसकी वजह से सप्लाई कर्व के ऊपर फ़र्क पड़ा था। जब हिस्टोरिकली हम देखते हैं तो पॉलिसी मेकर्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। कहते हैं 1970s में जो मेन प्रॉब्लम्स थे वो दो तरह के थे। इन द 1970s द फिलिप्स the policymaker faced two choices when OPEC cut out and raised worldwide prices of petroleum.
कट आउटपुट, इन्होंने क्या कहा, ओपेक ने जब क्या किया कि आउटपुट अपनी कम कर दी, लेकिन उनकी जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई। दो तरह के प्रॉब्लम सामने आए। वो दो तरह के प्रॉब्लम्स क्या थे? एक था कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुकाबला करना पड़ा जब एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ किया गया, तो एग्रीगेट डिमांड को जब बढ़ाया गया, एक्सेलरेशन जो मिली इन्फ्लेशन को भी, ठीक है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ जो दूसरा प्रॉब्लम था कि अगर इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की गई, इन्फ्लेशन कम हुआ, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गई और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये दो तरह के जो प्रॉब्लम्स थे ये आए। फाइट द अनएम्प्लॉयमेंट बैटल बाय एक्सपेंडिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सेलरेट इन्फ्लेशन, फाइट इन्फ्लेशन बाय कंट्रैक्टिंग एग्रीगेट डिमांड एंड इंटू इवन हायर अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो प्रॉब्लम्स थे जो फेस करना पड़े 1970s में, ठीक है। अब ये आपको ग्राफ्स या शो हो रहा है, द सप्लाई शॉक्स ऑफ द 1970 जो एक्सप्लेन हुआ है। 1972, 73, 74 कुछ ईयर्स का डाटा आपके पास शो हो रहा है और ये देखें किस तरह से ये टर्म अप डाउन शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन को कम किया जाता है फिर कुछ इश्यूज आ जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को किस तरह से कंट्रोल करना होता है? मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से। दो ही ऑप्शंस होती हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर, लेक्चर के अंदर ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो कहते हैं जब इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है फेडरल गवर्नमेंट ने फिर क्या करना है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स कुछ लेके चलना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, व्हेन द फेडरल गवर्नमेंट स्लोज द रेट ऑफ मनी ग्रोथ इट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। जब फेडरल गवर्नमेंट मनी ग्रोथ को कम करती है तो इसकी वजह से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है। अब इन दोनों की वजूहत से आगे रिजल्ट क्या निकलता है? दिस रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म प्रोड्यूस। जब डिमांड कम हुई है तो डिमांड के रिजल्ट में क्या होना है कि आप प्रोडक्शन जितनी है वो भी कम हो जानी है। ज़ाहिर बात है जब प्रोडक्शन कम हो जानी है तो लोग अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? दिस लीड्स टू अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब हम बात करें कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन की तो हम ये यहाँ पे मेंशन ज़रूर करेंगे, जब इन्फ्लेशन कम की जाती है तो साथ इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? एग्रीगेट डिमांड भी कम करना पड़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड खुद बहुत भी कम हो जाती है। तो जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और ये सबसे बड़ा मसला होता है, ठीक है। अब ये डायग्राम में शो किया जा रहा है, इसमें डिसइन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे। इस ग्राफ के अंदर क्या है, इन्फ्लेशन रेट एक तरफ है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को। लॉन्ग रन में जब बात की गई, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में, अच्छा यहाँ पे ये जो फिलिप्स कर्व है लॉन्ग रन में हमें पता है कि वर्टिकल होती है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व शो हो रही है यहाँ पे ये वर्टिकल। अब इसके बाद 1 पॉइंट ये जो ब्लू कर्व शो कर रही है ये क्या चीज़ है? कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मूव्स द इकोनॉमी डाउन अलोंग द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। और यहाँ पे ये जो रेडिश है ये क्या है? शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व विद लो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ये ऊपर वाली थी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व विद हाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ये इनमें डिफरेंस जो आ रहा था, डिक्रीज शो कर रहा था, वो 1 वाला पॉइंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मूव्स द इकोनॉमी डाउन अलोंग द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। और पॉइंट 2 ये शिफ्टिंग जो हुई है वो शो कर रहा है, बट इन द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फॉल्स एंड द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को जब कम किया जा रहा है तो और क्या कुछ उसके नुकसान निकल सकते हैं? टू रिड्यूस इन्फ्लेशन एन इकॉनमी मस्ट इंड्योर अ पीरियड ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो आउटपुट। जैसे डिस्कस किया हमने कि आउटपुट कम होनी है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जानी है। When the Federal combats inflation, the economy moves down the short-run Phillips curve. The economy experienced lower inflation but at the cost of higher unemployment. तो इसमें ये चीज़ तो हो गई है कि आपका इन्फ्लेशन कम हो गया है, लेकिन जब इन्फ्लेशन कम हुआ है दूसरी तरफ उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो गई है और ये इकोनॉमिस्ट को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन इन्फ्लेशन, सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो बेसिकली है क्या चीज़? सैक्रिफाइस रेशो में कहते हैं कि अगर आप इन्फ्लेशन को कम करते हो, ठीक है, मतलब कि आपने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कि आपने 1% इन्फ्लेशन को कम किया है, तो उस 1% इन्फ्लेशन को कम करने की वजह से जो आपका एनुअल आउटपुट का लॉस हो रहा है, जितने % लॉस हो रहा है उसको हम नाम देते हैं सैक्रिफाइस रेशो,
ठीक है, रिपीट करता हूँ कि आपने इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की है। जब 1% उसको इन्फ्लेशन को कम किया है तो उस 1% की वजह से जितने परसेंट भी आपकी जितने परसेंट पॉइंट एनुअल आउटपुट कम हुई है, उसे हम उस रेशो को क्या नाम दे देते हैं, सेक्रीफाइस रेशो का। एन एस्टिमेट ऑफ सेक्रीफाइस रेशो इज़ 5। कहते हैं अगर एस्टिमेशन की बात की जाए तो सेक्रीफाइस रेशो का एस्टिमेट कितना है, वो 5 है। तो रिड्यूस इन्फ्लेशन फ्रॉम अबाउट 10% इन 1979 एंड 1981, द 4% वुड हैव रिक्वायर्ड एन एस्टिमेटेड सेक्रीफाइस ऑफ 30% ऑफ एनुअल आउटपुट। कहते हैं कि 1979 टू 1981 तक जो एक एनालिसिस किया गया कि अगर उन्होंने जो रिड्यूस किया, उन्होंने 10% इन्फ्लेशन रिड्यूस किया, उसके लिए बर्दाश्त क्या करना पड़ा, जो सेक्रीफाइस रेशो अब बेसिकली 4% थी, ठीक है, 30% ऑफ एनुअल आउटपुट का ये बनता है, ठीक है। इसके बाद द थ्योरी ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशंस। अब ये क्या था, ये थ्योरी बता रही है कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि जब भी डिसइन्फ्लेशन के लिए काम करना है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, तो नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए ये थ्योरी पेश की गई, एक जिसे नाम दिया गया रेशनल एक्सपेक्टेशंस का। ये थ्योरी बेसिकली बताती क्या है कि इस थ्योरी के मुताबिक कहते हैं कि लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह से बन रही है, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए लोगों के पास। द थ्योरी ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन सजेस्ट दैट पीपल ऑप्टिमली यूज़ ऑल द इंफॉर्मेशन दे हैव, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ट्रेंड फोरकास्टिंग द फ्यूचर। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों के पास और ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन या कुछ इस तरह की फ्यूचर के बारे में पहले से ही वो प्रेडिक्शंस हों, तो इससे क्या होता है, जब आपको आने वाले वक्त के लिए आपने प्रेडिक्शन की हुई है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आपके पास है, तो आप बेहतर अंदाज में डिस्कस कर सकते हो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप चलता है। अब ये जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, ये बेसिकली एक्सप्लेन कर देता है कि शॉर्ट रन में जो ट्रेड ऑफ है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग रन के बारे में नहीं बताता। हाउ क्विकली द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ डिसअपीयर डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट। कहते हैं कि ये आपकी एडजस्टमेंट के ऊपर है कि कितनी जल्दी से आप एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है। अब ये अगर एडजस्ट कर रहे हो तो शॉर्ट रन के अंदर जो ट्रेड ऑफ है उसको आप इजीली ख़त्म कर सकते हो। द थ्योरी ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन सजेस्ट दैट द सैक्रिफाइस रेशो शुड बी मच स्मॉलर देन एस्टिमेटेड। कहता है कि ये थ्योरी आपको बता रही है कि आपकी जो एस्टिमेशन है उससे काफ़ी कम होती है आपकी सैक्रिफाइड रेशो, ठीक है। द वॉल्कर डिसइन्फ्लेशन। कहते वॉल्कर जो था ये फेडरल चेयरमैन रहा है, ठीक है। इसने पॉल वॉल्कर, ठीक है, 1970 में जब इसने इसको मिला, ये जो फेडरल चेयरमैन ये बना, सबसे बड़ा मसला चल रहा था उस वक्त इन्फ्लेशन का। अब इस वॉकर ने क्या किया, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की और ये कामयाब भी हुआ, इन्फ्लेशन को 10% से 4% पे ले आया। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला जो है, बट एट द कॉस्ट ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट, अबाउट 10% इन 1983। और इसने साथ के क्या एम्प्लॉयमेंट को, हाई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये सारा काम इसने कर दिया, ठीक है। कामयाबी इसको मिली। अब ये किस तरह से डिसइन्फ्लेशन को आप डायग्राम की मदद से शो कर सकते हो, ये आपके वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, उसको आप समझें ज़रा। यहाँ पे क्या बता रहा है, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1979 से 1987 तक ये आपका ट्रेंड शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। द ग्रीनस्पैन एरा। अच्छा, इसके बाद 1986 की बात करें तो वहाँ पे जो एलन ग्रीनस्पैन था, वो फेडरल चेयरमैन जब आया, उससे क्या हुआ, उसको फेवरेबल सप्लाई शॉक मिला। 1986 में जो एक रिस्ट्रिक्शन चल रही थी ओपेक की तरफ से सप्लाई की, वो जो है उनका एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। उन्होंने उस एग्रीमेंट को, जो पुराना एग्रीमेंट था, उसको ख़त्म किया, बंद किया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ और साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। द ग्रीनस्पैन एरा, ये आपका डायग्राम में शो हो रहा है कि किस तरह से ये ईयर वाइज ट्रेंड शो होता रहा है, ठीक है। द ग्रीन्स एरा फ्लक्चुएशन इन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रिसेंट ईयर्स हैव बीन रिलेटिवली स्मॉल ड्यू टू द फेड्स एक्शन। कहते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन स्मॉल ही थी जो ट्रेंड एडजस्टमेंट जो हो रही थी, लेकिन जो है कि कामयाबी उसको मिल रही थी। अब यहाँ पे पूरे ओवरऑल चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है इस समरी के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।